हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 26 अक्टूबर 2025 की और संडे की हम द हिंदू की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहते हैं ये पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट और जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो हमने जो कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर था कि उनको कब ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट है, इनको इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि इनकी जो चुनौती है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। अब हमारी जो आज को न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ है सबसे पहले सैमसंग को लेकर आई है कि सैमसंग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एक कोलैब करके, यानी कि कोलैब किया और उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। तो सैमसंग का जो भारत में अनुसंधान और विकास केंद्र बना हुआ है, विशेष रूप से जो बेंगलुरु की हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट इंडिया बेंगलुरु, दक्षिण कोरिया के बाहर सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है। यानी कि दक्षिण कोरिया में भी ऐसा एक सैमसंग का रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया। वहीं पर भारत की बात कही जा रही है कि जो बेंगलुरु है वो सबसे बड़ा है और पूरे वैश्विक लेवल, यानी कि पूरे विश्व के लेवल में एक बहुत बड़ा सहयोगी जो है वो बन चुका है। 1996 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। अब जो है AI, 5G, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, मोडेम जैसी जितनी भी तकनीक है, यानी कि जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया जा रहा है, जो सिर्फ भारतीय उपभोक्ता की ही ज़रूरतों पूरी नहीं करता, बल्कि जो सैमसंग के पूरे विश्व के उत्पाद हैं, जिसमें गैलेक्सी सीरीज़ की आपने देखा होगा, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, पूरी एक गैलेक्सी की सीरीज़ आती है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट इनोवेशन प्रदान कर रहा है। यानी कि सिर्फ हमारे जो यहाँ पर उपभोक्ता उनको फ़ायदा नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी सीरीज़ या फिर सैमसंग के जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है। वैश्विक योगदान क्या है इसका? जो है अभी जो सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया बेंगलुरु है, उन्होंने अभी तक 7500 से ज़्यादा जो पेटेंट है वो फाइल कर लिए, जिनमें एक्सीनोस चिप जो है दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल कैमरा जो है, और उसके साथ ही उन्नत सेंसर शामिल किया गया है। ये जो केंद्र है सैमसंग के 14 पूरे विश्व के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, यानी कि 12 देशों में इनको स्थापित किया गया, और जो 7 AI सेंटर्स हैं उनके साथ ये सहयोग करता है। यानी कि 12 देशों में जो है रिसर्च डेवलपमेंट के सेंटर स्थापित किए गए हैं। 14 सेंटर हैं पूरे विश्व में और 7 AI सेंटर है, उनके साथ मिलकर ये काम करेगा। इसके अलावा जो भारत का बाज़ार है, तो इसकी जितनी भी विशेष ज़रूरतें रहेंगी, जिसमें स्मार्ट वॉलेट है, फाइनेंस प्लस है, और जो गर्मियों में AC फैन वगैरह, उन सभी जैसी सुविधाओं का जो विकास है इसके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ लगभग 5000 कर्मचारियों के साथ दक्षिण कोरिया के बाद सैमसंग का दूसरा सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है। यानी कि पहला जो है दक्षिण कोरिया में, उसके बाद ये है। नोएडा, दिल्ली में और भी केंद्र इसके स्थापित है, जो कि स्मार्ट टीवी, सॉफ्टवेयर, AI पर फोकस करते हैं। इसके अलावा जो मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ऑन डिवाइस AI और मल्टीमीडिया AI, यानी कि जो ये जो अभी सेंटर बनाया जा रहा है, यानी कि स्थापित हुआ है जो 1996 में बेंगलुरु में, उन्होंने सैमसंग के जितने भी गैलेक्सीज डिवाइस हैं उनके लिए ऑन डिवाइस AI तकनीकों पर काम कर रहा है, यानी कि नई नई खोज की जा रही है। तो इसमें क्या है, भारतीय भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, तमिल, बंगाली, उन सभी के लिए भाषा मॉड्यूल का विकास किया जा रहा है। यानी कि आप किसी भी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर जो स्थानीय उपयोग करता है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा विजन इंटेलिजेंस और AI कैमरा का यूज़ किया जा रहा है। यानी कि इन्होंने सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स बनाए जा रहे हैं उसमें उन्नत कैमरा तकनीकों के लिए AI मॉडल्स विकसित कर लिए हैं। इनमें कम रोशनी में बेहतर फोटोग्राफी आती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फिर सीन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सब शामिल है। ये दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर है और 200 मेगापिक्सल आइसोसेल सेंसर है, जो कि AI आधारित जो इमेज प्रोसेसिंग है उसका उपयोग करते हैं। और ये जो तकनीकें हैं गैलेक्सी फ्लैगशिप डिवाइसेस में पूरे विश्व के स्तर पर उपयोग हो रही हैं, जिसमें भारत AI आधारित इमेजिंग जो है उसमें आगे बढ़ रहा है लगातार। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट होम इंटीग्रेशन किया जा रहा है, यानी कि स्मार्ट होम डिवाइस जिसमें टीवी,
LED आपने देखा होगा, इसके साथ रेफ्रिजरेटर होते हैं, AC, इन सभी पर भी काम किया जा रहा है, यानी कि AI संचालित इनको बनाया जा रहा है। उदाहरण क्या है? भारत विशिष्ट फीचर जिसमें AC और फैन का जो एकीकरण कर दिया जा रहा है, जो कि AI का उपयोग करके ऊर्जा की जो एफिशिएंसी है उसके साथ जो भी उपयोग करता है उनकी सुविधा को भी बढ़ाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भारतीय घरों की ज़रूरतों के लिए अनुकूलित जो स्मार्ट होम सॉल्यूशंस हैं, जो कि स्थानीय मौसम, उपयोग पैटर्न, इन सभी को ध्यान में रखते हैं। इसके साथ ही लोकल भाषा और AI का और बिक्सिबाई जो है उसका बिक्सबाई उसका यूज़ हो रहा है, यानी कि भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं उनको अनुकूलित करने पर काम करता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है भारतीय उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक भाषा NLP और वॉइस रिकॉग्निशन को बेहतर बनाता है। इसमें जो हिंदी, तमिल, तेलुगु और जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें बिक्सबाई का सपोर्ट मिलेगा, जो कि स्थानीय जो उच्चारण है, बोलचाल की भाषा, उसको समझने में ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके साथ ही भारत का जो डिजिटल समावेशन है, यानी कि इनके साथ साथ ये जो जितनी भी इनोवेशन की जा रही हैं इनके साथ भारत का जो डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता जा रहा है, खास करके उन उपयोगकर्ता के लिए जो कि अंग्रेजी में सहज नहीं, यानी कि जिनको इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती, उनके लिए स्थानीय भाषाओं का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही AI मॉड्यूल्स और जो वैश्विक सहयोग है ये हमने अभी बात कर ली थी। इसके बाद भारत में अगर हम देखें सैमसंग के और कहाँ पर केंद्र स्थापित किए गए, तो एक नोएडा में ऐसा केंद्र है जिसको 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन फोकस कहाँ पर है? स्मार्ट टीवी, डिजिटल डिस्प्ले जो होती है, होम अप्लायंसेस जिसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, उन सभी के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डेवलपमेंट करना। इसके साथ ही जो भारतीय उपभोक्ता हैं उनकी ज़रूरतों के लिए प्रोडक्ट्स जिसमें स्मार्ट टीवी या फिर क्षेत्रीय भाषा OTT प्लेटफॉर्म है उन सभी को कोलैब करना। दूसरा जो सेंटर है दिल्ली में बनाया गया है, 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन फोकस है, ये एक मोबाइल सॉफ्टवेयर है और AI डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस करता है। इसकी जो क्षेत्रीय भाषाओं में AI वॉइस असिस्टेंस है और डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशंस है, इनका सभी का विकास करना इसकी विशेषता है। अब देखिए पूरे विश्व के स्तर पर जो भारत में अभी सिर्फ 3 ही है, दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु में, और सबसे बड़ा बेंगलुरु है जो कि पहले नॉर्थ कोरिया, उसके बाद बेंगलुरु दूसरा सबसे बड़ा ये सैमसंग का केंद्र है। यहीं पर पूरे विश्व के स्तर में अगर हम देखें पूरे सैमसंग के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो एक साउथ कोरिया में सैमसंग रिसर्च, ये जो है यानी कि सियोल के पास सुवॉन है, दक्षिण कोरिया, यानी कि इतनी लोकेशन ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन फोकस कहाँ पर है ये आप देखिए, जो साउथ कोरिया में है। तो सैमसंग का मुख्य केंद्र जो R&D हब बना हुआ है अभी, AI 6G सेमीकंडक्टर, भविष्य की जितनी भी तकनीक है उस पर काम करता है। तो इसकी विशेषता क्या है? सैमसंग के जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट केंद्र है उनका एक तरह से ये केंद्रीय समन्वयक है, यानी कि जो भी हम जिसको मेन हेड ऑफिस मान सकते हैं वो यही है साउथ कोरिया में, और पूरे वैश्विक स्तर पर पूरी तकनीक की जो दिशा निर्देशक गाइडलाइंस जारी करता है। इसके साथ ही अमेरिका में एक है सैमसंग रिसर्च अमेरिका, तो ये कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया है और इसका फोकस है AI, मशीन लर्निंग और जो क्लाउड आधारित सॉल्यूशंस हैं उन पर काम करना। उत्तरी अमेरिका का जो बाजार है नॉर्थ अमेरिका का, उसके लिए प्रीमियम डिवाइस फीचर्स और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन ये सब काम करता है। इसके अलावा जो जापान में है इसका मेन फोकस है कैमरे की टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना, इमेज प्रोसेसिंग, 5G 6G जो नेटवर्क है उसका सॉल्यूशंस करना, और ये जापानी बाजार की जो उच्च गुणवत्ता वाली डिस्प्ले है, यानी कि जो हाई क्वालिटी डिस्प्ले वहाँ पर होती है, कैमरा मांग, उनको पूरा करना इसकी एक विशेषता है। इसके साथ चाइना में एक है जो चीनी बाज़ार है, यानी कि चाइना का बाज़ार है, उसके लिए स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर तैयार करना, AI और स्थानीयकृत फीचर्स को लागू करना। इसका विशेषता क्या है इसकी? जो इतना बड़ा चीन का बाज़ार है उसमें लागत प्रभावी और स्थानीयकृत सॉल्यूशंस को पहुंचाना। इसके बाद एक और है सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, हाँ यही, हाँ सेम, सॉरी ये वाला सेम हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर और केंद्र कहाँ पर है? रूस में है, पोलैंड में है, वियतनाम में। रूस में भी है AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और उसके साथ पोलैंड में टीवी, होम अप्लायंसेस जो सॉफ्टवेयर है पोलैंड में। वियतनाम में जो है मोबाइल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना।
अब देखिए एआई सेंट्रिक जो है, यानी कि एआई ओनली सिर्फ और सिर्फ जहां पर एआई को लेकर काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो केंद्र कहाँ कहाँ पर है? सैमसंग के पास 7 पूरे विश्व में ऐसे केंद्र है। कनाडा में है, यूके में, अमेरिका में और भारत में है, बेंगलुरु में। भारतीय भाषा, ऑन डिवाइस एआई पर फोकस करना, उसके अलावा दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, इन सभी में भी एआई केंद्र स्थापित हैं। अब देखिए इनका महत्व क्या है, तो पूरे विश्व के इनोवेशन में एक योगदान दिया जा रहा है। सैमसंग का जो दक्षिण कोरिया के बाहर सबसे बड़ा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र बेंगलुरु में है, एआई, 5G, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन का एक तरह से उनका नेतृत्व करता है। तो इसने 7500 से अधिक जो पेटेंट्स वो फाइल कर लिए हैं। इसके अलावा ये जो केंद्र स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेस, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस, जितने भी सैमसंग पे हैं, यूपीआई एकीकरण, इन सभी पर फोकस करते हैं। और पूरे विश्व के साथ जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय बाजार के लिए स्थानीयकृत समाधान किया जा रहा है, जिसमें हम स्थानीयकृत में हम विशेष तौर पर देखते हैं कि जो स्थानीय भाषा होती है उसमें लोगों को दिक्कत आती है। जब कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए कोई भी डिवाइस है सैमसंग का, उसमें जैसे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है या फिर हिंदी आ रही है, लेकिन वहाँ के लोगों को पंजाबी आती है, जो कन्नड़ आती है या फिर तमिल आती है, तो ऐसी भाषाओं को विकसित करना ये भी एक तरह से इसका एक महत्व है। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक प्रभाव क्या है, ये जो तीनों केंद्र भारत में स्थापित किए गए, दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु की बात हो रही है, वहाँ पर तीनों ही मिलकर हजारों इंजीनियर को रोजगार भी देते हैं। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनको, जितने भी मतलब कि एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जिनको अच्छे से जो इनोवेशन की तरफ काम कर सकते हैं, उनको यहाँ पर जॉब दी जाती है। और जो बेंगलुरु है उसमें लगभग 5000 वहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं। और सैमसंग ने 1000 से अधिक इंजीनियर को एआई और डेटा साइंस में भी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होता है। इसके साथ ही सैमसंग ने भारत में जो रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है वहाँ पर भारी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री शामिल है। भारत को ये मेक इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। इसके अलावा ये जो केंद्र है भारत को एक पूरे विश्व की मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास और तकनीकी स्वायत्ता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया और तकनीकी प्रगति, ये जो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे हब बनाने के, बड़े बड़े जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं, कोलैब किया जा रहा है, तो भारत की जो डिजिटल इंडिया पहल है उसको समर्थन देते हैं और इसके साथ ही देश को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी ले जाते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व और स्थानीय सहयोग क्या चल रहा है, भारत का जो रिसर्च डेवलपमेंट केंद्र है सैमसंग के और विश्व के केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि सिर्फ अकेला काम नहीं करना, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कोलैब करके। इसीलिए यहाँ पर मतलब नए नए जो है पूरे विश्व के तो सहयोग मिल रहा है, दूसरा नई नई इनोवेशन की जा रही हैं। ये जो केंद्र हैं भारतीय स्टार्टअप्स विश्वविद्यालय सरकारी पहल, जिसमें मेक इन इंडिया के साथ साझेदारी करते हैं, जिसमें स्थानीय इनोवेशन इकोसिस्टम को भी मजबूती मिल रही है। इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ये है मेंस का क्वेश्चन। डिस्कस द इनिशिएटिव दैट कैन प्रोपेल रिसर्च इन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर सबस्टेंटिव एंड गेनफुल इनोवेशन, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट के जितने भी संस्थान हैं उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली पहल पर केंद्रित है। इस पे हम यही हाल ही की जो अभी करंट का न्यूज़ अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा FDI R&D हब बनने का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें सैमसंग का भारत में 5000 कर्मचारियों वाला एक बड़ा केंद्र है जो कि दक्षिण कोरिया के बाद है। यहाँ पर MCQ कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ सैमसंग आउटसाइड साउथ कोरिया के बाद कौन सा बड़ा केंद्र है? तो जो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया बेंगलुरु, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, SRI/B। तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ है, यानी कि ज़रूर आ सकती है GS पेपर 3 में। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ आ रही है ये आ रही है पुरस्कार को लेकर, यानी कि सेंटर है जो उसने अनाउंस किया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट्स, यानी कि साइंस के क्षेत्र में तरक्की करने के लिए पुरस्कार अनाउंस किए हैं, जो कि अभी दिए जाएंगे। और इसमें जो है प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो किन किन को इस साल मिलने वाले हैं,
तो दिस ईयर 8 साइंटिस्ट वर सिलेक्टेड फॉर द विज्ञान श्री अवार्ड्स। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो 8 जो है साइंटिस्ट उनको अवार्ड मिलने वाले हैं जो विज्ञान श्री अवार्ड्स में होंगे। जैसे हम देखते हैं भारत रत्न, जैसे आप देखते हैं भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इसी तरह से ये जो साइंस का क्षेत्र इसमें भी अलग अलग अवार्ड रहते हैं। तो जो पहला अवार्ड है विज्ञान श्री अवार्ड, तो ये 8 साइंटिस्ट को दिए जाएंगे, जिसमें किन किन का नेम है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यूसुफ मोहम्मद शेख, के थंगराज, उसके साथ ही प्रताप थापालिल और उसके साथ ही अनिरुद्ध बालचंद्रा पंडित जो है, वेकांटा मोहन एंड महान MJ एंड जयन N। तो ये हैं 8 साइंटिस्ट जिनको विज्ञान श्री अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा रेसिपेंट्स ऑफ विज्ञान युवा अवार्ड, यानी कि एक और कैटेगरी होती है युवा अवार्ड जो है, यानी कि युवा साइंटिस्ट को दिए जाते हैं, जिसमें जगदीश गुप्ता, कापू गंती, सत्येंद्र कुमार मांगरूथुया, उसके साथ ही दिबारका सेन गुप्ता और दीपा अगाशे, उसके साथ ही दिव्येंदु दास, वलीर रहमान और अर्कपरावा बासु, इसके साथ ही सब्यासाची मुखर्जी, श्वेता प्रेम अग्रवाल, सुरेश कुमार, अमित कुमार अग्रवाल, सुरहद श्रीकांत मोरे, अंकुर गर्ग एंड मोहन शंकर शिवा प्रकाशम। तो ये जो है युवा अवार्ड्स मिलेंगे। इसके साथ ही जो टीम यानी कि विज्ञान टीम अवार्ड जो वो CSIR अरोमा मिशन को जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लास्ट अगस्त की बात करें 2024 में, यानी कि नेशनल स्पेस डे पर मिले थे, और 2024 में द इनॉग्रेल जो है RVP यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो सेरेमनी थी, ये राष्ट्रपति भवन में यानी कि वहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था, और प्रेसिडेंट जो थी द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 33 साइंटिस्ट को पिछले साल अवार्ड दिए गए थे। और इस साल भी द अनाउंसमेंट हैड बीन डिलेड फॉर नियरली 2 months, यानी कि 2 महीने लेट हो चुकी है। लास्ट ईयर देयर वर एलिगेशंस दैट द अवार्ड सिलेक्शन प्रोसेस वाज नॉट फेयर। तो पिछले साल ये कहा गया था कि जो भी अवार्ड ये जो अवार्ड का ये मतलब सिलेक्शन किए गए ये फेयर नहीं था। एंड जो है स्पेकुलेशन that those scientists critical of government policies had been ousted at the last minute. An independent panel, the Rashtriya Vigyan Puraskar Committee, steered by the principal scientific advisor, decides on award जो है recipients and makes a recommendation of the Minister of Science and Technology। यानी कि अब जो है जो एक कमेटी बनाई गई थी इनका चयन करने के लिए, उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी रिकमेंडेशन पर ये साइंटिस्ट को चुना गया है। तो अब देखिए आज के ये जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसने हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है उनकी घोषणा कर दी है। तो आपने ये यानी कि मंत्रालय का ध्यान रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री, ये जो पुरस्कार 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो साइंस में उत्कृष्ट योगदान दिए गए हैं उनको दिए जाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और इसमें जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए जाते हैं, इसमें युवा वैज्ञानिक पुरस्कार होता है, राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय पुरस्कार, इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान पुरस्कार भी मिलते हैं। इन पुरस्कारों का मूल्य क्या होता है, लगभग 5 लाख रुपए की नकद राशि मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और ट्रॉफी दी जाती है। और चयन प्रक्रिया में जो विशेषज्ञ समिति होती है उनके द्वारा ही जो नॉमिनेशंस लिए जाते हैं और विजेता को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान ही उन्हें सम्मानित किया जाता है। 2025 के जो प्रमुख विजेता कौन कौन से रहे हैं, इसमें है राष्ट्रीय पुरस्कार के जो है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जिन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान में डिजिटल नवाचार के लिए ये अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही युवा वैज्ञानिक पुरस्कार में डॉक्टर प्रिया सिंह थे, जिन्होंने सामग्री विज्ञान में सतत ऊर्जा समाधान के लिए काम किया था। राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय में जो डॉक्टर राकेश कुमार थे, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें मिला था। राष्ट्रीय पर्यावरणीय विज्ञान पुरस्कार डॉक्टर मीरा वर्मा को जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग और अनुकूलन रणनीतियों के लिए दिया गया था। ये जो विजेता है यानी कि जितने भी विनर्स थे अलग अलग क्षेत्र जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामग्री विज्ञान से चुने गए थे और समिति ने 200 से अधिक जो नॉमिनेशंस में से इनका चयन किया, यानी कि नॉमिनेशंस बहुत ज़्यादा आए हैं।
इनका महत्व क्या होता है? तो ये जो पुरस्कार होते हैं भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। DST के अनुसार जो है पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि को सम्मानित करते हैं बल्कि पूरे के जो राष्ट्र का विकास है उसमें आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास को भी मजबूत करते हैं। पिछले साल इन पुरस्कारों ने कई नवाचारों को भी जन्म दिया था, जैसे कि कोविड-19 के दौरान जो स्वास्थ्य तकनीक थे उनका विकास किया गया था। अब देखिए डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जो उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था और ये IIT दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यानी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में BTech, उसके साथ ही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में PhD की है और इनकी जो एक तरह से रिसर्च रही है हमेशा डेटा साइंस और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रही है। इन्होंने AI आधारित डायग्नोस्टिक्स जो टूल है वो बनाए हैं, जैसे कि AI मॉडल ने फेफड़ों के जो एक्सरे से TB का 95% सटीकता के साथ पता लगाने में सफलता प्राप्त की है, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से उपयोगी साबित हुआ था। इसके अलावा टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है। इसके साथ ही ये जो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म था इसमें आयुष्मान जो भारत है डिजिटल मिशन के साथ काम करके पूरी इस प्रणाली को विकसित किया गया था। इसके साथ ही सतत स्वास्थ्य समाधान दिए गए थे। उनके जितने भी उपकरण तैयार किए गए थे जो कि सौर ऊर्जा पर काम करते थे, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया था, पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस, जो कि गांव के क्षेत्र में बिजली की कमी के टाइम भी ये क्या उपयोगी साबित हुआ। इसके साथ ही उपकरणों ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। विशेष रूप से जो गर्भ अवस्था उससे संबंधित जटिलताओं का शीघ्र पता लगाने में ये काम आए हैं। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान क्या क्या योगदान दिया गया, इन्होंने AI आधारित जो प्रोडक्टिव मॉडल है उसको विकसित किया। इसके साथ ही एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर डिज़ाइन भी इन्होंने दिया था और आपातकालीन की स्थितियों में काफ़ी उपयोगी रहा था। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो था वो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल को मिला था और ये जो डॉक्टर प्रिया है इनको युवा अवार्ड दिया गया था। इसी तरह जो मीरा वर्मा है उन्हें पर्यावरण के लिए मिला था। ये जो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है इनको स्वास्थ्य क्षेत्र में AI आधारित डायग्नोस्टिक्स टूल्स और टेलीमेडिसिन के विकास के लिए पुरस्कार मिला था। अब देखिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ आ रही है कि सेंटर ने एक चीज़ प्लान की है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया यानी कि पारंपरिक जो मीडिया उसको हम सेफ रखेंगे, यानी कि उन्होंने एक तरह से ऐसी तकनीक लेकर आ रहे हैं, यानी कि ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि जो पारंपरिक हमारे जो उनके मीडिया उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि सरकार जो है डिजिटल मीडिया के तेजी से जो प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है उससे पारंपरिक मीडिया जिसमें प्रिंट, रेडियो, TV इनको बचाने के लिए व्यापक सुधारों पर काम कर रही है। ये जो योजना मुख्य रूप से विज्ञापन राजस्व में कमी, नियामक चुनौतियों का सामना कर रहे जो पारंपरिक माध्यम है उनको मजबूत करने वाली है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो सरकार जो है पारंपरिक मीडिया में सरकारी विज्ञापन जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट एड्स होती हैं, उनकी दर को 26% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे प्रिंट मीडिया, रेडियो उद्योग उनको आर्थिक सहारा मिलेगा और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण यानी कि रेवेन्यू की जो भी उन्हें लॉस हो रहा है उन सभी के काम आने वाला है। इसके साथ ही समाचार पत्रों का पंजीकरण जिसमें RNI, केंद्रीय संचार ब्यूरो CBI और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, इन तीनों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे मीडिया आउटरीच और जितना भी नियमन है उसमें बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा रेडियो उद्योग में सुधार किया जाएगा। जो रेडियो का क्षेत्र है वहाँ पर जितनी भी बाधाएं आई हैं उनको दूर करने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है ताकि ये डिजिटल प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। इसके साथ ही ये जो कदम है लाखों पत्रकार, मीडिया कर्मी, आजीविकों की सुरक्षित करता है और इसके साथ ही विविध मीडिया की जो पारिस्थितिकी है उसको भी संतुलित करने में काम करेगा।
इसके बाद जो इन्होंने एक बात की क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में, वो एक टर्म देते हैं। उन्होंने कहा है कि निर्माता अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो स्वतंत्र सामग्री होती है, निर्माता यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं और यूट्यूबर, ब्लॉगर या फिर पॉडकास्टर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक स्टार होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सभी का यूज करके अपनी सामग्री के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया, इंटरनेट की पहुंच की विस्तार के कारण लगातार तेजी से बढ़ रही है। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में भी बहुत फायदा हो रहा है। भारत में निर्माता अर्थव्यवस्था 2025 तक लगभग 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, यानी कि अनुमान लगाया गया, और जिसमें 24 करोड़ से अधिक एक्टिव सोशल मीडिया उपयोगकर्ता जो है वो योगदान दे रहे हैं। यानी कि 24 करोड़ जो लोग हैं वो इसमें योगदान दे रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाएं हिंदू, तमिल, तेलुगु, इनमें जो सामग्री निर्माण है यानी कि कंटेंट क्रिएटर तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके टियर 2 और टियर 3 के जो शहर हैं उनमें। उदाहरण इसमें देखें, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, शिक्षा, लाइफस्टाइल, ऐसे क्षेत्र में जो भी निर्माता है यानी कि जो इकोनॉमी, जो भी क्रिएटर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इसमें कई चुनौतियाँ क्या, इसमें जो आय है उसकी अनिश्चितता रहती है, यानी कि जो निर्माता हैं उनके लिए स्थिर आय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, इनकम ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म निर्भरता, एल्गोरिदम बदलाव या फिर नीति परिवर्तन से आय प्रभावित हो रही है। इसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जितने भी लाखों क्रिएटर्स हैं उनके बीच दृश्यता हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। नियामक मुद्दे हैं, भारत में डिजिटल मीडिया के लिए नए नियम, जिसमें आईटी नियम 2021 सामग्री पर नियंत्रण भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो भी कंटेंट है उसको एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसमें सरकारी पहल कौन कौन सी है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो है उन्होंने पारंपरिक मीडिया को डिजिटल व्यवधान से बचाने के लिए योजना की घोषणा कर दी है, जो कि निर्माता अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया पहल ने इंटरनेट पहुंच को बढ़ाकर निर्माता अर्थव्यवस्था को बल दिया, लेकिन पारंपरिक मीडिया को विज्ञापन राजस्व में कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पारंपरिक मीडिया की सुरक्षा का महत्व आखिर क्या है, अगर हम पारंपरिक मीडिया को सुरक्षित करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी कि अगर हम आधुनिक समय के साथ साथ ही हमारे ट्रेडिशनल जो है डिजिटल टेक्निक्स हैं या फिर मीडिया, उनको हम सुरक्षित, सबसे पहले तो लोकतंत्र का आधार है ये, जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं, खास करके समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, जो चैनल्स होते हैं और तथ्य आधारित जो सत्यापित जानकारी देते हैं, फर्जी खबरों, गलत सूचना, उनके खिलाफ एक रक्षा का कवच का काम करते हैं। इससे लोकतांत्रिक की जवाबदेही बनती है, जो यानी कि अगर कोई भी, हम ब्लॉगर की बात करें, यूट्यूबर की, कंटेंट क्रिएटर की, तो अपनी मर्जी से कोई सा भी किसी भी प्रकार का वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे पारंपरिक मीडिया होती है, ये हमें पता है कि लोगों का विश्वास इस चीज़ पर बना होता है और वो लोगों को सिर्फ विश्वसनीय जानकारी ही देती है। इसके अलावा स्थानीय और जो क्षेत्रीय समाचार पत्र हैं, ग्रामीण छोटे शहरों की आवाज़ को पूरे राष्ट्र के मंच तक पहुंचाने का काम करते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। जितने भी मीडिया उद्योग है, लाखों लोगों को, जिसमें पत्रकार, संपादक, टेक्नीशियन, प्रिंटिंग कर्मचारी, इन सभी को इनकम होती है, यानी कि इन सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। 2025 में प्रिंट मीडिया ने सिर्फ भारत में करीब 10 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां लोगों को दी हैं। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें गूगल, डेटा, विज्ञापन राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 70% जो है वो डिजिटल विज्ञापन बाजार ले रहे हैं, जिससे पारंपरिक मीडिया की आमदनी में 20 से 30% तक की कमी देखी गई। सरकारी पहल, जिसमें 26% विज्ञापन दर वृद्धि हुई है और इस अंतर को कम करने में मदद करती है। सामाजिक एकता, लोगों में जो रेडियो होते हैं, क्षेत्रीय समाचार पत्र होते हैं, स्थानीय भाषा और संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं, जो डिजिटल कंटेंट के वैश्वीकरण पर कमज़ोर पड़ रही हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है, जो पारंपरिक मीडिया होता है लोगों की आम भाषा में होता है, साहित्य को लेकर, और जो स्थानीय इतिहास होता है उसके बारे में बताता है और उसको संरक्षित रखता है। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम समाचार जो पत्र है स्थानीय साहित्य परंपराओं को जीवित रखते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, समाचार पत्र
पत्रिकाएं ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में काम करती हैं, जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक तरह से विश्वास का काम करेंगी। और डिजिटल कंटेंट में अक्सर जो स्थायित्व उसकी कमी हो जाती है। डिजिटल व्यवधान के खिलाफ संतुलन किया जा रहा है, यानी कि कहीं ऐसा ना हो डिजिटल इंडिया के चलते यहाँ पर जो विश्वसनीय जितनी भी साइट्स हैं या जितने भी जो एक तरह से प्रेस ब्यूरो वगैरह होते हैं वो सब खत्म ना हो जाए। इसके अलावा सरकारी पहल जो है इसमें नियामक एकीकरण, RNI, CBC और PIB के एकीकरण से जो पारंपरिक मीडिया उसको डिजिटल प्रतिस्पर्धा में टिकने में मदद मिलेगी। रेडियो का सुधार होगा, यानी कि रेडियो का जो उद्योग है उसमें जितनी भी बाधा आ रही है उसको कम किया जाएगा। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने की योजना रहेगी। डिजिटल इंडिया की जो 10वीं वर्षगांठ है होने वाली 10वीं वर्षगांठ है उस पर सरकार ने पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के बीच संतुलन कर देने को, यानी कि संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा कुछ लंबे समय के प्रभाव भी देखे जाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय समावेशिता बनेगी, छोटे शहरों और बड़े शहरों में एक तरह से संतुलित बनाया जाएगा, और शिक्षा और जागरूकता, लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी इनके जरिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2025। तो इसमें जो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट रेट्स बाय 26% फॉर ट्रेडिशनल मीडिया, यानी कि पारंपरिक मीडिया के लिए 26% जो रेट है वो बढ़ाए जाएंगे गवर्नमेंट एड्स के। इसके अलावा द क्रिएटर इकोनॉमी इन द इंडिया इज प्राइमरली ड्रिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रीजनल शॉर्ट वीडियो एप्स लाइक मौज एंड जोश एंड प्रिंट। तो अभी जो यानी कि क्रिएटर इकोनॉमी में कौन कौन से जो सेक्टर काम करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड जो भी शॉर्ट वीडियो एप्स होते हैं उन पर। अब हमारा जो ये जो है एक तरह से ये एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल जो है ये वासुदेवन मुकुंद के द्वारा लिखा गया कि गूगल की जो क्वांटम एडवांटेज है उसका क्या लाभ मतलब लाभ, यानी कि गूगल की जो क्वांटम लाभ हो रहा है उस छलांग का क्या मतलब क्या है। इसमें जो है तो इसका क्या फ़ायदा है। अब देखिए गूगल की जो क्वांटम एडवांटेज है, छलांग क्वांटम कंप्यूटिंग के जो क्षेत्र उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि पारंपरिक जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको पीछे छोड़ती है। यानी कि जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे उसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करके पूरा डेटा वगैरह दिया जाता था, तो इसी तरह उन चीज़ को ये आगे उस चीज़ से आगे बढ़कर एक नवाचार का एक तरह से हमें एक नवाचार की तरफ आगे बढ़ाती है। अब देखिए इसमें जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, जो क्वांटम इकोज है एल्गोरिदम, यानी कि एक नया एल्गोरिदम है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर टाइम कोरिलेटर पर आधारित है। ये क्वांटम सिस्टम में सूचना के प्रसार का एक अध्ययन करता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान में इसका उपयोगी है। विलो चिप जो है इसने एल्गोरिदम को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर है उससे भी 13,000 गुना तेज चलाया है। यानी कि एक ऐसी चिप बनाई गई है विलो चिप, उसने जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर उनसे भी जो है 13,000 से ज़्यादा गुना, मतलब कि लगभग 3 साल वर्सेस 2 घंटे चलाया है। इसके अलावा इसकी जो सत्यापनीयता क्या, यानी कि वेरिफिकेशन कैसे होती है, ये लाभ जो है एक तरह से सत्यापनीय है। अगर यानी कि जो क्वांटम सिस्टम है इसे दोहरा सकते हैं। 2019 की जो क्वांटम सुपरमेसी थी जो एक आर्टिफिशियल समस्या पर आधारित थी, उससे आगे बढ़कर व्यवहारिक अनुप्रयोग की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा तकनीकी आधार क्या है, विलो चिप में 105 क्यूबिट्स है जो कि क्वांटम त्रुटि सुधार में सुधार दर्शाती। ये प्रोजेक्ट 1 ट्रिलियन माप पर आधारित है जो क्वांटम कंप्यूटिंग इतिहास का सबसे जटिल प्रयोग है। इसके बाद महत्व क्या है इसका, वैज्ञानिक प्रभाव अगर हम देखें तो ये जो दवा है खोज, यानी कि नई सामग्रियों का डिज़ाइन, इसके साथ ही अणुओं की जो संरचना है विश्लेषण में तेजी ला सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रासायनिक प्रतिक्रिया,
या फिर ऊर्जा का जो प्रवाह उसको मॉडल करने में मदद करेगा, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए असंभव होगा। गूगल का जो क्वांटम रोड मैप है त्रुटि मुक्ति लॉजिकल क्यूबिट्स की ओर बढ़ रहा है, जो कि पूर्ण रूप से दोष मुक्त क्वांटम कंप्यूटर का आधार बनेगा। हालांकि वास्तविक व्यावसायिक उपयोग अभी कुछ वर्ष ही दूर है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इसे संकीर्ण वैज्ञानिक समस्या भी मान रहे हैं, जो कि अभी तत्काल प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन क्वांटम प्लस जो एआई होगा तो एकीकरण को गति दे सकता है। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटर की हम बात करें, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसकी जो क्यूबिट्स होती हैं ये सूचना की यूनिट होती है, यानी कि पारंपरिक जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो सूचना होती है सिर्फ 0 और 1 में दे सकते हैं, लेकिन क्यूबिट सुपर पोजिशन के कारण 0, 1 या दोनों का संयोजन एक साथ भी हो सकता है। जैसे एक क्यूबिट को इलेक्ट्रॉन के स्पिन या फोटोन की ध्रुवण जैसी क्वांटम अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। सुपरपोजिशन के कारण एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई गणनाएं कर सकता है, जो इसे जटिल समस्या के लिए तेज बनाता है। इसके साथ ही सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन जो क्यूबिट्स को एक साथ कई अवस्थाओं में रहने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अगर एक क्यूबिट 0 और 1 दोनों की अवस्था में है तो 2 क्यूबिट्स जो है 4 अवस्था यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1 उसका भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और 3 क्यूबिट्स जो है 8 अवस्थाओं का। तो इसी तरह जैसे हम देखते हैं हम पावर लेते हैं, जो आपने कभी वो देखा होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्या होता है कि जब एक सिक्के को हम उछालते हैं, यानी कितनी बार उछाला उतनी बार ही हम उसकी पावर लगा देते हैं, यानी कि उतने हमारे पास संभावित जो है परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं तो उसको 2 की पावर 3 यानी कि 8 बार इसको 8 इसकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे जैसे क्यूबिट्स की संख्या बढ़ती है उसकी जो भी संभावित अवस्थाएं, बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है, वो अवस्थाएं तेजी से बढ़ती जाती हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं बहुत सारी गणना को एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा उलझन क्या होती है, उलझन एक क्वांटम घटना है जिसमें 2 या अधिक क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, भले ही भौतिक रूप से वो दूर रहे। यदि एक क्यूबिट की अवस्था बदलती है तो दूसरा क्यूबिट तुरंत प्रभावित होता है। यह क्वांटम कंप्यूटर को जटिल गणना को तेजी से हल करने में मदद करता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं उनको आसानी से हल किया जाता है, क्योंकि क्यूबिट्स के बीच जानकारी का आदान प्रदान तुरंत होता है। इसके साथ ही क्वांटम गेट्स क्या होते हैं, जो पारंपरिक कंप्यूटर लॉजिक गेट्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर जो है क्वांटम गेट्स का यूज करते हैं, जो कि क्यूबिट्स की अवस्था को बदलते हैं। जैसे कि हडामार्ड गेट जो है सुपरपोजिशन बनाता है, और C0 गेट जो है उलझन पैदा करता है। ये गेट्स क्वांटम सर्किट बनाते हैं और ये गणना का आधार है। इसके अलावा क्वांटम इंटरफेरेंस क्या होती है, जो अगर सही उत्तर को बढ़ाने और गलत उत्तर को कम करने के लिए हस्तक्षेप का यूज करता है। ये एक तरह से फिल्टर की तरह काम करता है। ये प्रक्रिया जो है क्वांटम एल्गोरिदम को और तेज और प्रभावी बनाती है। इसके बाद मेजरमेंट कैसे होता है, माप। अगर जब कंप्यूटर जो होता है क्वांटम कंप्यूटर इसका परिणाम चाहिए होता है तो क्यूबिट्स को मापा जाता है। मापने से सुपरपोजिशन टूट जाता है और क्यूबिट एक निश्चित अवस्था में फिर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि क्वांटम अवस्थाएं बहुत नाजुक होती हैं। हमें पता है कि बहुत सारी क्वांटम अवस्थाएं हो सकती हैं। इसके अलावा त्रुटि के सुधार कैसे होता है, क्वांटम सिस्टम जो होते हैं पर्यावरणीय शोर से प्रभावित होते हैं, जिससे त्रुटियां हो सकती हैं। गूगल जैसे जो संगठन है त्रुटि सुधार तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो कि क्यूबिट्स को स्थिर रखने में मदद करती है। गूगल की जो विलो चिप है 2025 की में अभी जो बनाएगी, उसके में त्रुटि दर को काफ़ी कम किया गया, और इससे क्वांटम जो लाभ वो बढ़ रहा है। क्वांटम का एल्गोरिदम कैसे होता है, ये एक विशेष एल्गोरिदम जैसे कि शोर का एल्गोरिदम, ग्रोवर एल्गोरिदम, इस पर चलते हैं। बड़े अंकों का फैक्टराइजेशन तेजी से करता है, जो कि क्रिप्टोग्राफी के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रोवर का एल्गोरिदम जो है डेटा खोज में तेजी लाता है। गूगल का जो क्वांटम इकोज एल्गोरिदम है सूचना प्रसार का अध्ययन करता है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी होता है। इसके अलावा हार्डवेयर, क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स को बनाने के लिए विभिन्न तकनीकें, जिसमें सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स होते हैं, आयन ट्रैप्स होते हैं, फोटोनिक क्यूबिट्स होते हैं, और गूगल की विलो चिप जो है, यानी कि हमने अलग अलग मीन्स इनके देख लिए थे। इसके बाद क्वांटम कंप्यूटर की ताकत कितनी होती है, ये कुछ विशिष्ट समस्याएं जिसमें अनुकूलन, क्रिप्टोग्राफी, आणविक मॉडल जो है मॉडलिंग, उनको पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेजी से हल कर सकता है।
गूगल की जो विलो चिप है उसने एक जटिल गणना को 2 घंटे में पूरा किया। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो है वो 3 से 2 साल मतलब 3.2 साल तक चलता है। अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। क्वांटम ये जो कंप्यूटर है इसमें नाजुकता होती है जो क्यूबिट्स होते हैं, और पर्यावरणीय हस्तक्षेप जिसमें तापमान, विद्युत चुंबकीय शोर उससे प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही इनके प्रयोग जो है विशिष्ट होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर हर काम में पारंपरिक कंप्यूटर से बेहतर नहीं है, ये केवल विशिष्ट समस्या के लिए उपयुक्त है। विकासशील तकनीक अभी त्रुटि सुधार और स्केलिंग में चुनौतियां, पूर्ण त्रुटि मुक्त जो क्वांटम कंप्यूटर अभी कुछ साल दूर हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है जी, क्यूबिट क्वांटम सूचना की सबसे छोटी इकाई है जो कि सुपरपोजिशन के कारण एक साथ 0 और 2 1 दोनों की अवस्था में रह सकता है। गूगल की जो विलो चिप है उसने 2025 में क्वांटम इकोज एल्गोरिदम का उपयोग करके सत्यापनीय क्वांटम लाभ हासिल किया जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों ही सही है, पहला और दूसरा इज राइट। इसके बाद क्वांटम एडवांटेज का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जो क्वांटम कंप्यूटर द्वारा किसी विशिष्ट समस्या को यानी कि खास प्रॉब्लम को क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से तेज हल करना, सॉल्व करना जो कि सत्यापनीय हो यानी कि जिसको वेरीफाई किया जा सके, तो ये होता है क्वांटम एडवांटेज। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? दीव को, जो हम दीव बोलते हैं दीव को, दमन एंड दीव है ना, DEU, तो उसको पुर्तगालियों को दिया था। कौन से शासक ने? आपने इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है हमारे जो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।